हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का, और ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमें शुरू करना है जपत एंड जमींदार, जपत और जमींदार से। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम यानी जो आय थी मुगलों की, वो किसानों की उपज से ही उनके ऊपर टैक्स लिया जाता था। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट पे टैक्स थ्रू द रूलर एलाइट, दैट इज़ हेडमैन, लोकल शिफ्टेंस। और जो ये अपना टैक्स पे करते थे किसान, ये जो उनके लोकल या तो कोई एलाइट यानी कि जो धनी वर्ग होते हैं, या हेडमैन मुखिया होते हैं, लोकल शिफ्टेन यानी कि जो स्थानीय सरदार, उनके थ्रू देते थे। द मुगल यूज वन टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएट। जो मुगल थे उनको एक ही टर्म यानी कि सभी मध्यस्थों को एक ही नाम से बुलाते थे जमींदार, चाहे तो वो लोकल हेडमैन हो यानी स्थानीय जो मुखिया होते हैं विलेज के पावरफुल, या फिर जो लोकल जो चिफ्टेन यानी कि सरदार होते हैं, उनको सभी को वो क्या कहकर बुलाते थे? जमींदार। अकबर रिवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, अकबर का जो राजस्व मंत्री टोडरमल था, कैरिड आउट इज केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड, प्राइस एंड एरिया कल्टिवेटेड फॉर ए 10-year पीरियड 50-70 to 50-80। उसने 10 सालों का जो है एक सर्वे किया, जिसमें कि कृषि के पैदावार, उसकी कीमतें, जो ज़मीन है उसका बारीकी से निरीक्षण किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। और इसी के ऊपर उसने जो डाटा था वो दिया और टैक्स को फिक्स कर दिया जो हर एक फसल है उसके लिए। ईच प्रोविनेंसी वाज डिवाइड इनटू रेवेन्यू सर्कुलर विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट फॉर इंडिविजुअल क्रॉप। उसने प्रत्येक सूबे को, जो प्रोविनेंसी प्रांत होता है, प्रांत को राजस्व मंडल में बांट दिया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की रेवेन्यू की अलग अलग सूची बना दी गई थी। दिस रेवेन्यू सिस्टम नोन एज जपत, इसी को हम जो है नए रेवेन्यू सिस्टम को जपत कहा जाने लगा था। इट वाज privileged in those area where Mughal administration could survey the land and keep very careful account। ये उन जगहों पर किया गया था जहाँ पर मुग़ल प्रशासनिक अधिकारियों ने ज़मीन का निरीक्षण कर लिया था और वो इससे टैक्स लेते थे। दिस वॉज नॉट पॉसिबल प्रोविनेंसी सच एज गुजरात, बंगाल। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल में पॉसिबल थे ही नहीं। इन सम एरिया द जमींदार एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर, द एक्सप्लोइटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव देम टू रिबिलियन। कई जगह पर जो है जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि अगर मुगल उनका एक्सप्लोइटेशन यानी शोषण करते तो वो रिबिलियन यानी विद्रोह कर सकते थे। समटाइम जमींदार्स एंड पीजेंट ऑफ द सेम कास्ट एलाइड इन रिबिलियन अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। कई बार जमींदारों और किसानों ने मिल करके मुगल अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह भी किया है। और ऐसे जो विद्रोह थे वो 17वीं शताब्दी के आखिर में 17th सेंचुरी में किसानों ने विद्रोह किए जो मुगल साम्राज्य को चुनौती देने वाले, चैलेंज देने वाले थे। नेक्स्ट है ए क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसी। अकबर की पॉलिसीज़ का एक बारीकी नज़दीक से देखना है उसको। देखिए, द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज लेड डाउन बाय अकबर एंड वर एल्बोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक अकबरनामा, इन पर्टिकुलर इन द लास्ट वॉल्यूम ऑफ द आईने अकबरी। जो प्रशासन का काम था उसके जो फीचर थे अकबर ने अपने आप डिसाइड कर रखे, उनको डिवाइड कर रखा था। ये अबुल फजल ने अपनी बुक में बताया अकबरनामा, खास करके उसके आईने अकबरी जो पार्ट है उसके अंदर। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविनेंसी कॉल्ड सूबा। जो अकबर ने अपने प्रोविनेंस यानी एरिया को, क्षेत्रों को बांट रखा था, उसको सूबा कहते थे, और सूबे को जो गवर्न करता था उसको सूबेदार कहते थे। हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल मिलिट्री फंक्शन, जो दोनों तरह के राजनीतिक और सैनिकों के फंक्शन कामकाज को देखता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविनेंसी द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। अपने इलाके में जो शांति और ऑर्डर यानी न्याय बनाने रखने के लिए सूबेदार को और भी अधिकारियों का सहयोग मिलता था। इसमें से कौन कौन से अधिकारी थे? देखिए किस किस का सहयोग उनको मिलता था। सच एज मिलिट्री पे मास्टर, जिसको सैनिक वेतनाधिकारी या बख्शी कहते थे। द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जो धर्म के कार्यों को देखने वाला मिनिस्टर होता था उसको सदर कहते थे। मिलिट्री कमांडर, जिसको फौजदारी कहते थे। एंड द टाउन पुलिस, नगर के पुलिस को कमांडर या कोतवाल कहते थे। इन सब का सहयोग भी उनको मिलता रहता था। अकबर्स नोबल कमांडेड लार्ज आर्मी एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। जो अकबर के अभिजात या जो नोबल थे वो बड़ी आर्मी रखते थे और बहुत सारा अमाउंट उनके ऊपर खर्च करते थे।
While they were loyal, the empire functions efficiently, but by the end of 17th century, many noble had built independent network of their own. जब तक वो अपने मालिक के प्रति लॉयल रहे यानी कि वफादार रहे, तो प्रशासन का एम्पायर का जो काम था वो सफलतापूर्वक चलता रहा, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ही स्वतंत्र नेटवर्क यानी अपने ही खुद के जो है इंडिपेंडेंट होने के लिए नेटवर्क बनाने शुरू कर दिए, खुद का शासन, स्वतंत्र शासन बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। देयर लॉयल्टी टू एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। उनकी जो वफादारी थी वो एम्पायर साम्राज्य के प्रति कमज़ोर पड़ गई उनके खुद के निजी स्वार्थ के कारण। वाइल अकबर वाज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग द 50-70s, ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन। एक बार अकबर जो है फतेहपुर सीकरी में 50-70s में जाता है तो उसने जो है धर्म के ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर दिया, जिसमें उलेमा, ब्राह्मण, जेरुइस्ट प्रीस्ट यानी जो पादरी होते हैं जो रोमन कैथोलिक के थे और जरदुइस थे, ये सब शामिल थे। इनको मिला करके धर्म के ऊपर उसने डिस्कशन चर्चा शुरू कर दी। दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना, और ये सारी इबादत खाना में की जाती। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। उसका जो इंटरेस्ट था अकबर का वो सभी धर्मों के बारे में और उनके रीति रिवाजों को जानने के लिए था। अकबर्स इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ एंड मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर हु एम्फेसाइज रिचुअल एंड डोगमा वर ऑफ्टन बाइगोट्स। और उन्हीं से अनुभव प्राप्त करके अकबर की समझ में आया कि जो विद्वान धार्मिक रीति रिवाज हैं और जो मतानता, बाइगोट होता है, डोगमा होता है मत आनता, यानी कि इसका भी पर्टिकुलर मीनिंग है वो हम आपको बता देते हैं। जो रीति रिवाज हैं और एक मत के पीछे जो जोर देते हैं उनके, वो क्या कहता है कि रीति रिवाज और मतानता पर बल देते हैं जो अक्सर कट्टर होते हैं। अब ये डोगमा और बाइगोट्स वर्ड्स क्या हैं इनको देख लीजिए। देखो, डोगमा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसी व्याख्या होती है या कथन होता है जिसको बड़े राइटफुली यानी कि अथॉरिटी अधिकार से कहती है और उम्मीद करती है कि कोई इसके ऊपर सवाल नहीं उठाए, चुपचाप इसको स्वीकार कर ले। इसको मतांधता, एक मत के पीछे जो अंधविश्वास होता है उसको कहते हैं। बाइगोट क्या होता है कि कोई जो इंडिविजुअल होता है जो दूसरे के जो रिलीजियस कल्चर या बिलीफ है उनको टॉलरेट नहीं करता, उनको नहीं मानता, वो अपने को ही सुप्रीम यानी अपने धर्म को ही सबसे बेटर मानता है, इसका ये मतलब है। तो अकबर ने क्या पाया कि जो स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, वो इन रीति रिवाजों पर मतानता यानी कि ऐसे बल देते हैं कि इनको बिना क्वेश्चन किए आप इसको स्वीकार कर लो, तो ये लोग अक्सर कट्टर, बाइगोट्स यानी कट्टर होते हैं। देयर टीचिंग क्रिएटेड डिवीज़न एंड डिसहारमनी अमंग हिज सब्जेक्ट। जो उनकी शिक्षाएं होती हैं वो समाज में जो है हारमनी, बैलेंस नहीं बना सकती हैं, इसलिए असमंजस की स्थिति पैदा कर देती हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि क्या माने और क्या ना माने। दिस इवेंचुअली लीड अकबर टू आइडिया ऑफ सुलह कुल। इसके कारण जो है आइडिया, जो नया विचार लेकर के आया अकबर था, वो सुलह कुल की नीति लेकर आया, जिसको यूनिवर्सल पीस, सर्वत्र जो शांति की थी उसके लिए उसने नया एक सुलह कुल की नीति जो आइडिया था उसको बनाया। ये आइडिया क्या कहता है? दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस इन हिजाम। ये जो आइडिया था उसका, वो किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करता है, किसी भी धर्म के लोगों के नहीं कहता कि आप ये चीज़ें जो है अलग अलग रिलीजन के लोग हैं उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, बल्कि ये तो फोकस करता है, एक ऐसा सिस्टम देने को तैयार है, ऐसा फोकस करता है जिसमें ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी हो, सच्चाई हो, जस्टिस हो, पीस हो और यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो सब जगह पर लागू की जा सके। अबुल फजल ने इसके फ्रेमिंग के लिए, गवर्नेंस के लिए, सुलह कुल के लिए अकबर की काफ़ी मदद की थी। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और इसी को आगे जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। नेक्स्ट है द मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। जो मुगल एम्पायर था वो 17th सेंचुरी में कैसा था, उसके बाद कैसा था। देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लीड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। जो मुगलों का प्रशासनिक और सैनिक कुशलता थी उसके कारण उन्हें आर्थिक और व्यापार दोनों में काफ़ी वृद्धि होती है। इंटरनेशनल ट्रैवलर यानी जो विदेशी यात्री आते हैं वो इसको डिस्क्राइब करते हैं एज द फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ। जैसे कि कहानी किस्सों में बताया जाता है, ये उसको वैसा ही बताते हैं, वैसा ही इसको डिस्क्राइब करते हैं। बट दीज सेम विजिटर वर आल्सो अपील एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी
लग्जरी दैट एग्जिस्ट साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ओपुलेंस। लेकिन उन विजिटर को ओपुलेंस होता है हैरानी, ये देखकर हैरानी होती है एक जगह पर जहाँ उन्होंने इतना अच्छा प्रोस्पेरिटीज यानी कि समृद्धि देखी, और दूसरी जगह पर वहीं पर बहुत सारी जो गरीबी है वो भी फैली हुई है। दिस द इनइक्वालिटी वर ग्लेरिंग, और यहाँ पर जो सामाजिक असमानताएं थी वो साफ दिखाई पड़ती थी। Documents from the 20th year of Shah Jahan inform us that the highest ranking mansabdar were only 445, a number out of total 8000। 20वीं शताब्दी में जहांगीर के शासनकाल के जो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज मिले उसमें पाया गया कि 8000 मनसबदार में से सिर्फ जो हाईएस्ट रैंकिंग वाले मनसबदार थे वो सिर्फ 445 थे, जिनका कि टोटल नंबर में से 5.6% नंबर था, और उनके पास जो रिवेन्यू वो कलेक्ट करते थे वो 61.5% रिवेन्यू, यानी सिर्फ एक छोटे सी परसेंटेज 5.6 जो परसेंट मनसबदार, और उनके पास जो रिवेन्यू था वो 61.5, और इस रिवेन्यू का वो यूज़ करते थे खुद के लिए और अपने जो भी सैलरी देते थे अपने ट्रूप्स को यानी सैनिकों को। द मुगल एम्पर एंड देयर मनसबदार स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरी और गुड्स। ये जो मनसबदार हैं मुगल साम्राज्य के, ये जो क्या करते थे अपनी सबसे ज़्यादा जो इनकम थी सैलरी के ऊपर, सैलरी देने में और गुड्स यानी वस्तुएं खरीदने में लगा देते थे। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिट द आर्टिशन एंड पीजेंट्री हु सप्लाई दैम विद गुड एंड प्रोड्यूस। इससे किसको फ़ायदा होता था? किसानों और शिल्पकारों को, जो उनके लिए वस्तु और सेवाओं की सप्लाई करते हैं। बट द सैलरी स्केल ऑफ रिवेन्यू कलेक्ट लेफ्ट वेरी लिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर द पीजेंट एंड द आर्टिशन। लेकिन इन लोगों को राजस्व इतना पे करना पड़ता था, राजस्व का यानी कर का भार इतना था कि उनके पास फिर से निवेश करने के लिए पैसे बचते ही नहीं थे। द पुअरेस्ट अमंगेस्ट देम lived from hand to mouth and they could hardly consider investing additional resource tool supply in their increased productivity। इनमें से ज़्यादातर लोग इतने गरीब थे कि वो मुश्किल से अपना गुजारा या पेट ही भर पाते थे, तो वो जो है आगे एडिशनल ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते थे कि अपने खेती बाड़ी बढ़ाने के लिए कोई संसाधन लेकर आएँ या कोई प्रोडक्टिव करने के लिए आगे निवेश करने की बात सोचें। द वेल्दियर पीजेंट्री एंड आर्टिशन ग्रुप मर्चेंट बैंकर प्रॉफिट इन देयर इकोनॉमिक वर्ल्ड। इसमें जो बड़े जमींदार थे और जो शिल्पकार थे और उसके बाद जो महाजन बैंकर होता, जो महाजन का काम करने वाले थे, इनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को ही होता था। द एनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्स कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड दैम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। जो एलाइट यानी कि अभिजात्य कुलीन वर्ग था, उसके हाथों में बहुत सारे धन और संसाधन थे, जिसके कारण वो 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। और जब मुगल साम्राज्य जो एम्परर था स्लोली डिक्लाइन, जब ये मुगल अथॉरिटी धीरे धीरे डिक्लाइन यानी पतन की ओर जाने लगी, हिज सर्वेंट एमर्ज एज पावरफुल सेंटर ऑफ पावर इन द रीजन। और जो इनके सर्वेंट थे, जो सेवक थे इनके, वो बहुत शक्तिशाली बन गए थे। They constituted new dynasty and held command of provinces like अवध एंड हैदराबाद। और उन्होंने अपने नए वंशों की स्थापना कर ली और अवध और हैदराबाद जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण कर लिया। Although they continue to recognize Mughal emperor in Delhi as their master by the 18th century, the provinces of the empire had consolidated their independent political identity। हालांकि कहता है कि 18वीं शताब्दी तक भी वो दिल्ली के मुगलों को ही अपना मास्टर यानी स्वामी बताते रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है ये 18वीं शताब्दी में कई सारे साम्राज्य ऐसे थे जो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी यानी पहचान बना चुके थे, उनसे अलग हो चुके थे। इसके बारे में हम जो है चैप्टर 10 में अच्छे से रीड करेंगे। तो ये अपना चैप्टर यहीं फिनिश होता है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।